प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रायोगिकी पाठ्यक्रम में 5वें सप्ताह के पहले व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 21 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने शोध की रूपरेखा निर्माण और उसकी सावधानियां विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। आज 21वें व्याख्यान के रूप में शोध विषय की सामग्री का संकलन शीर्षक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। शोध विषय की सामग्री का संकलन विषय के अध्ययन के बाद आप सामग्री संकलन के लिए शोध विषय चयन एवं रूपरेखा की पद्धति को समझ सकेंगे, सामग्री के मूलभूत महत्व से परिचित हो सकेंगे, सामग्री संकलन एवं परीक्षण को जान सकेंगे, विषय में नवीन तथ्यों की खोज को समझ सकेंगे और सामग्री के लिए प्रश्नावली तकनीक से अवगत हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शोध विषय की सामग्री का संकलन। किसी भी शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता ने अपनी विषय वस्तु के संबंध में कितनी प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सामग्रियों को एकत्रित किया है। यह सफलता बहुत कुछ प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। सामग्री संकलन के तथ्य कई प्रकार के हो सकते हैं। शोधकर्ता का सामग्री संकलन के स्रोत तथा उसके प्रकार की भली प्रकार जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। किस स्रोत से व किस प्रकार की सामग्री उसे प्राप्त हो सकती है, इस बात की स्पष्ट जानकारी न होने पर शोधकर्ता केवल इधर उधर भटकता ही रहेगा। उसका काफी समय तथा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसके साथ ही शोधकर्ता को सामग्री के स्रोतों की विश्वसनीयता का ज्ञान भी होना चाहिए। अतः शोधकर्ता को सामग्री संकलन एवं स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। सामग्री संकलन में जरूरी है कि शोधकर्ता को ज्ञान के साथ साथ परिश्रमी एवं ईमानदार भी होना चाहिए। यदि किसी शोधकर्ता में इन गुणों की कमी होगी तब ऐसी स्थिति में या तो सामग्री प्राप्त नहीं होगी या फिर शोध अप्रामाणिक हो सकता है। यदि सामग्री संकलन के दौरान शोधकर्ता ने अपने विषय चयन की रूपरेखा वैज्ञानिक रूप से तैयार की हो और उस विषय से संबंधित सामग्री उपलब्ध न हो तो उसकी कोशिशें खराब हो जाती हैं। कहा जाता है कि जब शोधार्थी को क्या, कितनी और कैसी सामग्री चाहिए और कहाँ एवं किन स्थानों से ग्रहण कर सकते हैं, इसका पता लगाना और प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। सामग्री संकलन में शोधार्थी अपने शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु शोध विषय से संबंधित सामग्री के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करता है। तदुपरांत उसका परीक्षण करने के बाद उस संकलन में जो उस विषय के लिए सार्थक है उसे रख लेता है। शोधार्थी अपने शोध को पूर्ण करने के लिए अनेक ग्रंथालयों, साक्षात्कार और विद्वानों से बातचीत के माध्यम से भी सामग्री प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं सामग्री
स्रोत एवं संकलन। अनुसंधान में विविध प्रकार की विधियों एवं प्रविधियों द्वारा सामग्री एकत्रित की जाती है। आखिर इस सामग्री या आंकड़ों के स्रोत क्या हैं? अनुसंधान के माध्यम से सामग्री संकलन के दो प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। सामग्री के प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत तथा सामग्री के द्वितीयक स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत। सामग्री या आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्राथमिक सामग्री एकत्रित की जाती है, जबकि ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा द्वितीयक सामग्री एकत्रित की जाती है। प्राथमिक स्रोत वे साधन हैं जो घटना, व्यक्ति या संस्था के विषय में प्रथम स्रोत का कार्य करते हैं। द्वितीयक स्रोत वे साधन हैं जो अनुसंधानकर्ता के लिए प्रथम साक्षी नहीं है, क्योंकि इनमें उसका स्रोत से संबंधित घटना, व्यक्ति या संस्थान से तात्कालिक संबंध नहीं होता। प्राथमिक स्रोतों को क्षेत्रीय स्रोत तथा द्वितीयक स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत या परलेखीय भी कहा जाता है। प्राथमिक स्रोतों में अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी समस्या से संबंधित वास्तविक व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी अथवा प्रत्यक्ष अवलोकन या अन्य किसी तकनीक द्वारा प्राप्त तथ्य सम्मिलित होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित अथवा लिखित प्रलेख सम्मिलित होते हैं। वास्तव में अध्ययन या अनुसंधान के स्रोत क्या होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्राथमिक सामग्री की। प्राथमिक सामग्री उस सामग्री, आंकड़ों या सूचनाओं को कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रथम स्तर फर्स्ट हैंड पर एकत्रित सामग्री ही प्राथमिक सामग्री कहलाती है। अनुसंधान में यद्यपि कुछ प्रलेखों इत्यादि से भी सामग्री एकत्रित की जाती है, परंतु उसे प्राथमिक सामग्री में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अनुसंधानकर्ता ने स्वयं प्रथम स्तर पर संकलित नहीं किया होता है। प्राथमिक सामग्री में मौलिक सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं, जो कि एक शोधकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपनी अध्ययन समस्या की विवेचना हेतु निर्देशन द्वारा चयनित सूचनाओं से प्रत्येक अवलोकन, साक्षात्कार या प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित करता है। प्राथमिक सामग्री को प्राथमिक इस अर्थ में कहा जाता है क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों द्वारा प्रथम बार स्वयं एकत्रित करता है। इसलिए प्राथमिक सामग्री संकलित करने के दो प्रमुख स्रोत हो सकते हैं: सूचनादाताओं से प्राप्त विशिष्ट सूचनाएं तथा क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्येक अवलोकन। इस संदर्भ में पामर का मत है कि सूचनादाता न केवल अध्ययन विषय की विद्यमान अवस्थाओं को स्पष्ट करने की योग्यता रखते हैं, अपितु एक सामाजिक प्रक्रिया में अंतर्निहित महत्वपूर्ण चरण एवं अवलोकन योग्य प्रवृत्तियों के संबंध में संकेत करते हैं। यदि इन सूचनाओं का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए तो वह अध्ययन कार्य के महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। प्रत्येक अवलोकन द्वारा भी
किसी समुदाय या समूह के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि अनुसंधानकर्ता अवलोकन करते समय निष्पक्षता बनाए रखता है तो उसके द्वारा जो सामग्री प्रत्यक्ष अवलोकन के प्रयोग से संकलित की जाएगी वह अत्यंत विश्वसनीय एवं अति उत्तम प्राथमिक स्रोत हो सकती है। सहभागी अवलोकन द्वारा तो सामुदायिक जीवन से संबंधित आंतरिक बातों को भी जाना जा सकता है। सरल शब्दों में प्राथमिक स्रोतों द्वारा एकत्रित सामग्री प्राथमिक सामग्री कहलाती है। प्राथमिक स्रोतों को कई बार क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत में प्रथम स्तर पर संकलित सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उसे एकत्रित किया है यह उनके द्वारा ही प्रस्तुत की गई सामग्री के मौलिक स्वरूप है। पामर ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिक स्रोत की परिभाषा को सीमित अर्थ अर्थात स्वयं शोधकर्ता द्वारा एकत्रित सामग्री के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्राथमिक सामग्री की उपयोगिता की। अनुसंधान में हमारा प्रयास यथासंभव प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करना है, क्योंकि प्रथम स्तर पर संकलित सामग्री या आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक सामग्री का संकलन प्राथमिक स्रोतों से ही किया जाता है। इन स्रोतों में शोधकर्ता द्वारा प्रयोग की गई तकनीक, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली इत्यादि तथा प्रत्यक्ष अवलोकन प्रमुख हैं। प्राथमिक सामग्री की उपयोगिता को इसके कुछ गुणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे विश्वसनीयता। प्राथमिक सामग्री अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसे अधिकांशतः अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में एकत्रित किया जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी है तो यह केवल अनुसंधानकर्ता के पक्षपात के कारण है। दूसरा है वास्तविकता। प्राथमिक सामग्री अधिक स्वाभाविक अर्थात वास्तविक होती है क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर संकलित किया जाता है। इससे हमें घटना के वास्तविक रूप का पता चल जाता है। तीसरा है व्यवहारिक उपयोगिता। प्राथमिक सामग्री अधिक व्यवहारिक होती है क्योंकि इससे स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान की समस्या के उद्देश्यों के अनुकूल ही एकत्रित किया जाता है। और नवीनता। प्राथमिक सामग्री में नवीनता का गुण पाया जाता है क्योंकि इसे अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है। प्रत्येक संपर्क होने के कारण बहुत सी ऐसी बातों का पता चल जाता है जो कि द्वितीयक स्रोतों से नहीं मिल पाती। प्राथमिक सामग्री की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। प्राथमिक सामग्री अनुसंधान के आधार पर इसकी अपनी कुछ सीमाएं अथवा गुण होते हैं। इसकी यदि हम सीमाओं की बात करें तो उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अभिनति यानी पक्षपात। प्राथमिक सामग्री के संकलन में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। वह अपने विचारों, मूल्यों अथवा पूर्वाग्रहों के अनुरूप सामग्री को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है।
उसके लिए अपने विचारों, मूल्यों अथवा पूर्वाग्रहों को छोड़कर निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना प्रायः कठिन होता है। और साधनों की आवश्यकता। प्राथमिक सामग्री के संकलन में अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके संकलन में अधिक समय एवं धन व्यय होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं से प्राथमिक सामग्री संकलित करना चाहते हैं, तो हमें चयनित प्रत्येक सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क द्वारा आमने सामने की स्थिति में सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। और इसमें केवल समकालीन घटनाओं का अध्ययन, यानी प्राथमिक सामग्री केवल समकालीन घटनाओं के अध्ययन में ही उपयोगी है। भूतकालीन घटनाओं के बारे में प्राथमिक सामग्री एकत्रित करना कठिन कार्य है। इन घटनाओं को समझने में केवल द्वितीयक सामग्री ही उपयोगी होती है। अब बात करते हैं प्राथमिक सामग्री के स्रोतों की। प्राथमिक सामग्री को अनेक स्रोतों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक सामग्री के स्रोतों को हम दो श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। प्रत्येक स्रोत, इसमें उन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें अनुसंधानकर्ता प्रत्येक संपर्क द्वारा सामग्री एकत्रित करता है। तो इन स्रोतों के मुख्य प्रकार कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अवलोकन। प्राथमिक सामग्री को संकलित करने का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत आपका प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी निरीक्षण, परीक्षण अथवा पर्यवेक्षण है। अवलोकन अनुसंधान की एक तकनीक या प्रविधि है जिसका प्रयोग प्राथमिक सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अवलोकन अनुसंधान के प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के प्रेक्षण तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। इसका प्रयोग सामाजिक व्यवहार, घटनाओं एवं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम घटित होते हुए देख सकते हैं। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गई है, क्योंकि एक प्राचीन कहावत है कि देखकर ही विश्वास होता है। तो अवलोकन में देखकर ही अध्ययन किया जाता है, अतः यह प्रविधि विश्वसनीय प्राथमिक सामग्री के संकलन में सहायक है। अवलोकन में घटनाओं का ज्यों का त्यों निरीक्षण किया जाता है और आंकड़ों का निष्पक्ष आलेखन किया जाता है। अतः इस प्रविधि द्वारा एकत्रित आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके द्वारा वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिससे अतिशयोक्ति एवं पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। प्राथमिक सामग्री का दूसरा स्रोत आपका है साक्षात्कार। साक्षात्कार शोध में प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्राचीन एवं बहुचर्चित प्रविधि है। साक्षात्कार प्रविधि सूचनादाता के सामने बैठकर वार्तालाप का अवसर प्रदान करती है, जिससे कि उसके मनोभावों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है तथा इसमें प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों को परस्पर प्रत्युत्तर देने पड़ते हैं। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बाहरी एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन कर सकता है। इसका तीसरा स्रोत है अनुसूची। अनुसूची अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने का एक उपकरण है। इसका यथार्थ एवं वास्तविक सामग्री को प्रत्यक्ष रूप में संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है।
यह प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा उससे प्रश्नों के उत्तर पूछ स्वयं उन्हें अनुसूची में अंकित करता है। इसके बाद आता है आपका द्वितीयक सामग्री। द्वितीय स्रोतों द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसको हम द्वितीयक सामग्री कहते हैं। इसे अनुसंधानकर्ता दूसरे के प्रयोग अथवा अनुसंधान से प्राप्त करता है, अर्थात इसे स्वयं अनुसंधानकर्ता संकलित नहीं करता। इसमें प्राय लिखित प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है। इसके स्रोतों को प्रलेखीय स्रोत, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज अथवा ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज भी कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक सामग्री में प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेख, रिपोर्ट, सांख्यिकीय विवेचन, पांडुलिपि, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, डायरी और पुस्तकालयों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं द्वितीयक सामग्री की उपयोगिता की। अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है। द्वितीय सामग्री का अनुसंधान में अपना अलग महत्व है। द्वितीयक सामग्री जो होती है और उसके जो स्रोत होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं। अब हम उन पर कुछ बात करते हैं। द्वितीयक स्रोतों के प्रमुख गुणों में पहला है पक्षपात से बचाव। द्वितीयक स्रोतों के प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात करने की संभावना तथा सामग्री को अपने मूल्यों के अनुरूप तोड़ मरोड़ लेने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। द्वितीयक स्रोत एवं सामग्री भूतकाल की घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि भूतकालीन घटनाओं का क्षेत्रीय अध्ययन संभव नहीं होता। इसका तीसरा गुण है समय एवं धन की बचत। द्वितीयक स्रोत अनुसंधानकर्ता के समय, श्रम एवं पैसे के व्यर्थ प्रयोग से बचत करते हैं। यदि सूचनाएं पहले से ही लिखित रूप में उपलब्ध हैं तो फिर से उनके संकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति द्वितीयक स्रोतों, विशेष रूप से डायरियों तथा आत्मकथाओं से ऐसे तथ्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिनके बारे में प्रत्येक संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। और असंभव सूचनाओं का संकलन। द्वितीयक स्रोत असंभव सूचनाओं के संकलन में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्टिंग, पुलिस एवं कचहरी के रिकॉर्ड इत्यादि हमें कई बार सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक सामग्री की सीमाओं की। द्वितीयक स्रोत एवं सामग्री अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो द्वितीयक सामग्री के कुछ अपनी सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे पुनर्परीक्षण। द्वितीयक स्रोतों द्वारा उपलब्ध सामग्री या आंकड़ों की पुनर्परीक्षा करना संभव नहीं है। द्वितीयक स्रोत सापेक्षिक रूप में कम विश्वसनीय होते हैं तथा द्वितीयक स्रोत अपने प्राथमिक स्रोत से जितने चरण अधिक दूर हटा हुआ होता है उतनी ही उसमें अधिक तोड़ मरोड़ की संभावना रहती है। दूसरा है लेखक की अभिनति। सभी द्वितीयक प्रलेखों लेखकों के विशिष्ट दृष्टिकोणों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, जितने भी प्रलेख हैं, और इसलिए हो सकता है कि इनसे अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता का पूरा पता न चले। सामान्यतया यह प्रमाणित करना कठिन होता है कि जिस व्यक्ति के प्रलेखों को हम द्वितीयक सामग्री के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वह एक निष्पक्ष, ईमानदार, सुयोग्य
तथा सचरित्र व्यक्ति था अथवा नहीं हो सकता है। उसने किसी पूर्वाग्रह, संवेग, भय भाव व अभाव से जाने अनजाने में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया हो। और तीसरा है आपका अपर्याप्त सूचना। सामान्यतः द्वितीयक स्रोतों द्वारा उपलब्ध सूचना अपर्याप्त होती है, क्योंकि इन्हें अनुसंधान के उद्देश्य से अथवा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ही संकलित नहीं किया जाता है। बहुत सी काल्पनिक बातों का भी इस समावेश इन स्रोतों में किया गया होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक सामग्री के स्रोतों की। द्वितीयक स्रोतों में अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप से उपलब्ध स्रोतों या प्रलेख को सम्मिलित करते हैं, चाहे यह प्रकाशित हो गए हों या अप्रकाशित ही हो। द्वितीयक स्रोतों में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है। पहला व्यक्तिगत प्रलेख, जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा निजी रूप से लिखा गया है, और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख, जिन्हें रिकॉर्ड के रूप में तैयार किया जाता है। तो पहले बात करते हैं व्यक्तिगत प्रलेख की। व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करके उसके द्वारा कही गई बातों का पता लगाकर तैयार करता है। जीवन इतिहास में हमें महत्वपूर्ण घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं, परंतु इनमें लेखक अपने गुणों को बढ़ाकर लिखता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। दूसरा, जीवन इतिहास। जीवन इतिहास से तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से। जीवन इतिहास का अभिप्राय विस्तृत आत्मकथा से है, परंतु व्यवहार में इसका सामान्य प्रयोग मोटे रूप से किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जाता है। अधिकांश जीवन इतिहास महान व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपने बारे में अथवा अन्य लोगों द्वारा उनके बारे में लिखे जाते हैं। जीवन इतिहास मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। स्वतःलिखित आत्मकथा, जो कि व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपने बारे में लिखी जाती है। प्रेरित आत्मलेख, जिसे व्यक्ति अपने बारे में परंतु अन्य व्यक्तियों से प्रेरित होकर लिखता है। संकलित जीवन इतिहास, जिसे कोई कर सकता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जीवन इतिहास पद्धति सबसे अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग कुछ परिस्थितियों में विशेष रूप से किया जा सकता है, जैसे गहन एवं सूक्ष्म अध्ययनों में। जीवन इतिहास का प्रयोग किसी इकाई के गठन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह गहन एवं सूक्ष्म माध्यमों में विशेष रूप से सहायक प्रविधि है। दूसरा, गुणात्मक तथ्यों के संकलन में। यदि किसी व्यक्ति के बारे में गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करने हैं, अर्थात उसके जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो जीवन इतिहास अधिक उपयोगी है। परिवर्तन एवं विकास के अध्ययन में इसका प्रयोग होता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करना है अथवा उसके विकास एवं परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है, तो जीवन इतिहास एक ही उपयोगी प्रविधि हो सकती है। इसके अलावा व्यक्तित्वों के अध्ययन में, यदि किसी व्यक्ति की भावनाओं, मनोवृत्तियों एवं परिस्थितियों का पता लगाना है, तो जीवन इतिहास एक उपयोगी एवं श्रेष्ठ प्रविधि हो सकती है। तो इन सब से हमें पता चलता है। दूसरा, सार्वजनिक प्रलेख। जैसा कि मैंने आपको बताया, सार्वजनिक प्रलेखों में ऐसे प्रकाशित अथवा अप्रकाशित प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें अधिकतर सरकारी रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी इसके अंतर्गत होते हैं। पुस्तक सूचियां होती हैं, शोध प्रतिवेदन होते हैं, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो शोध विषय चयन एवं रूपरेखा के निर्माण के बाद शोध विषय के अनुरूप एवं उपयुक्त सामग्री संकलन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। शोध में सामग्री शोध कार्य का वास्तविक मूल आधार होती है। इसी आधार पर शोधार्थी अपने कार्यों पर गंभीर चिंतन के पश्चात एक निष्कर्ष पर पहुंचता है।
और यह सफलता बहुत कुछ सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। ये सूचनाएं एवं तथ्य कई प्रकार के होते हैं। शोधकर्ता को सूचनाओं के स्रोत तथा उनके प्रकार की स्पष्ट जानकारी न होने पर अनुसंधानकर्ता केवल इधर उधर भटकता रहेगा। इसके साथ ही शोधकर्ता को सामग्री संकलन के लिए स्रोतों की विश्वसनीयता का ज्ञान भी होना चाहिए। अतः शोधकर्ता को सूचना या तथ्यों के प्रकार और स्रोतों की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। सामग्री संकलन के लिए आवश्यक है कि संकलनकर्ता ज्ञानी, विवेकशील, पारखी और परिश्रमी हो। इन गुणों के अभाव में या तो सामग्री प्राप्त ही नहीं होगी या फिर अप्रामाणिक, अवांछित भी प्राप्त हो सकती है। सामग्री संकलन में शोधार्थी अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोध विषय से सामग्री के लिए अनेक स्रोतों के माध्यम से सामग्री प्राप्त करता है। फिर उसका परीक्षण करने के बाद उस संकलन में जो उस विषय के लिए सार्थक है उसे रख लेता है। इसी आधार पर शोधार्थी अपने कार्यों पर गंभीर चिंतन के पश्चात एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो मुझे आशा है कि इस व्याख्यान से आपको शोध विषय की सामग्री संकलन की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को विस्तार से जान गए होंगे। अब आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।